ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवक से जिसका नाम है मुंशी वंशीधर। वंशीधर के पिता जीवन भर एक साधारण सरकारी कर्मचारी की भूमिका निभाते रहे थे। वर्षों तक छोटे पदों पर काम करते हुए उन्होंने किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण किया था। उनके जीवन का अनुभव उन्हें ये सिखा चुका था कि संसार में केवल सिद्धांतों के सहारे जीवन बिताना अत्यंत कठिन है। उन्होंने अपने साथियों को देखा था जो नियमों की परवाह किए बिना अपने पदों का लाभ उठाकर धन कमाते थे और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, जबकि जो लोग हर बात में ईमानदारी की जिद पकड़े रहते थे वे प्रायः पिछड़ जाते थे और जीवन भर अभावों में ही रहते थे। यही अनुभव वंशीधर के पिता के स्वभाव में गहराई तक बैठ गया था। वे मानते थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल परिश्रम और ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि परिस्थिति के अनुसार थोड़ी चतुराई और लचीलापन भी आवश्यक होता है। उनका मानना था कि सरकारी नौकरी में असली कमाई तनख्वाह से नहीं, बल्कि उन अतिरिक्त सुविधाओं और भेंटों से होती है जो पद के प्रभाव के कारण स्वतः ही चली आती है। इसी सोच के कारण उनके मन में राजस्व विभाग, कृषि विभाग तथा ऐसे ही अन्य विभागों के प्रति विशेष आकर्षण था, जहां किसानों और व्यापारियों से सीधा और निरंतर संपर्क बना रहता था और जहां समय समय पर कुछ न कुछ ऊपरी आमदनी हो ही जाती थी। परंतु वंशीधर का स्वभाव अपने पिता से सर्वथा भिन्न था। वो युवा था, उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और उसके हृदय में आदर्शों के प्रति गहरी आस्था थी। पढ़ाई के दिनों में उसने जो पुस्तकें पढ़ी थी, जिन महापुरुषों की जीवनियों से वह प्रभावित हुआ था, उन सब ने उसके मन में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सच्चाई के प्रति एक अटूट श्रद्धा भर दी थी। वो मानता था कि यदि जीवन में नौकरी करनी है तो उसे सम्मान और स्वाभिमान के साथ करनी चाहिए, न कि रिश्वत और भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी होकर। पिता और पुत्र के बीच अक्सर इस विषय पर बातचीत होती रहती थी। पिता कहते कि संसार वैसा नहीं है जैसा किताबों में लिखा होता है और व्यावहारिक जीवन में सिद्धांतों से पेट नहीं भरता। वंशीधर विनम्रता से उत्तर देता कि यदि सिद्धांत छोड़ दिए जाएं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर ही नहीं रह जाता और जो सुख धन से मिलता है वो क्षणिक होता है, जबकि जो संतोष सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है वह चिरस्थायी होता है। हर बार इस वार्तालाप के अंत में पिता की व्यावहारिकता और पुत्र के आदर्शवाद के बीच एक अदृश्य टकराव उभर आता, परंतु दोनों एक दूसरे से स्नेह भी बहुत करते थे, इसलिए बात कभी कटुता तक नहीं पहुंचती थी। समय बीतता गया और वंशीधर की शिक्षा पूर्ण हुई। अब उसके सामने प्रश्न था कि किसी उपयुक्त सरकारी पद के लिए आवेदन किया जाए। उसके पिता चाहते थे कि वो कृषि विभाग या राजस्व विभाग जैसी किसी जगह जाए, जहां अनेक अवसरों पर धन प्राप्ति की संभावना बनी रहती थी। वे बार बार ये समझाते कि ऐसे विभागों में काम करने वाला व्यक्ति यदि थोड़ी सूझबूझ से काम ले तो वो न केवल अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकता है, बल्कि पूरे परिवार को भी संपन्न बना सकता है। परंतु वंशीधर के मन में ये इच्छा बिल्कुल नहीं थी। उसका स्वप्न था कि वह किसी ऐसे पद पर कार्य करे जहां वह अपनी योग्यता और अपनी ईमानदारी के बल पर समाज में सम्मानपूर्ण स्थान बना सके। उसके मन में यह विश्वास था कि यदि वो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएगा तो उसे उतनी संतुष्टि मिलेगी जितनी धन कमाने से कभी नहीं मिल सकती। उस समय अंग्रेजी शासन में नमक पर भारी कर लगाया जाता था। ये कर इतना अधिक था कि साधारण जनता के लिए भी नमक जैसी आवश्यक वस्तु महंगी हो गई थी। नमक के उत्पादन और उसकी बिक्री पर सरकार का अत्यंत कड़ा नियंत्रण था। किसी भी व्यक्ति को बिना उचित अनुमति के नमक बनाना या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसे ले जाना कड़ा दंडनीय अपराध माना जाता था। इसी नियंत्रण को बनाए रखने के उद्देश्य से नमक कर विभाग की स्थापना हुई थी, जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि अवैध रूप से नमक की तस्करी रोकी जाए और सरकार को इस भारी कर से होने वाली आय पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रहे। इस विभाग में दारोगा का पद अत्यंत महत्वपूर्ण
और उत्तरदायित्वपूर्ण माना जाता था। उसे सड़कों, घाटों और प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती थी, ताकि कोई व्यक्ति चोरी छिपे नमक की ढुलाई न कर सके। ये पद जितना सम्मानजनक था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि इसमें बड़े बड़े व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों से सीधा सामना होता था, जो प्राय नियमों की सीमाओं को लांघने का प्रयास करते रहते थे। संयोग से वंशीधर को इसी नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्ति का पत्र प्राप्त हुआ। ये समाचार सुनकर पिता को असीम प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कि ये पद ऐसा है जहां व्यापारियों से संपर्क स्वाभाविक रूप से बना रहेगा और जहां चाहें तो अनेक अवसरों पर आर्थिक लाभ ही संभव है। पिता ने बड़े उत्साह से पुत्र को समझाया कि ये पद परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का एक सुनहरा अवसर है और उसे इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वंशीधर ने पिता की बातें शांति से सुनी, परंतु उसके मन में केवल यही विचार था कि उसे अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। पद ग्रहण करने से पूर्व उसने स्वयं से यह प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं होगा और चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना आए, वो न्याय और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उस युग की सामाजिक संरचना को समझना भी इस कथा को गहराई से आत्मसात करने के लिए आवश्यक है। उस समय अंग्रेजी शासन के अधीन प्रशासनिक तंत्र में छोटे पद पाने वाले व्यक्ति भी अपने आप को भाग्यशाली समझते थे, क्योंकि नौकरियां सीमित थी और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक। परिवार में यदि कोई एक सदस्य भी सरकारी सेवा में चला जाता तो पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। ऐसे समय में एक ईमानदार युवक के लिए यह और भी कठिन हो जाता था कि वो लोभ और प्रलोभन के बीच अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहें, क्योंकि आसपास का पूरा वातावरण ही उसे ये सिखाता था कि अवसर मिलने पर लाभ उठा लेना चाहिए। वंशीधर की नियुक्ति एक ऐसे क्षेत्र में हुई जहां से होकर एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग गुजरता था। ये मार्ग व्यापारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी रास्ते से माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। नमक का व्यापार इस क्षेत्र में विशेष रूप से फलता फूलता था और इसी कारण से यहां नमक विभाग की चौकसी भी अत्यंत आवश्यक समझी जाती थी। दारोगा का दायित्व था कि वो इस मार्ग पर रात दिन नजर रखें और ये सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति बिना उचित अनुमति और शुल्क चुकाए नमक की ढुलाई न करे। ये कार्य सरल नहीं था, क्योंकि व्यापारी अक्सर चतुराई से नियमों को दरकिनार करने के नए नए तरीके खोज लेते थे। वे कभी बैलगाड़ियों में नमक को अन्य वस्तुओं के नीचे छिपाकर ले जाते, तो कभी रात के अंधेरे का लाभ उठाकर सुनसान मार्गों से माल पार करा देते। ऐसे में एक ईमानदार और सतर्क दारोगा के लिए ये पद निरंतर चुनौतियों से भरा हुआ था। वंशीधर ने अपने पद का कार्यभार संभालते ही ये निश्चय किया कि वो अपने कर्तव्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देगा। वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र का भली भांति निरीक्षण करता, स्थानीय व्यापारियों और गाड़ीवानों से परिचय बढ़ाता तथा मार्गों की बारीकी से जानकारी प्राप्त करता, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता उसकी दृष्टि से बच न सके। धीरे धीरे उसकी सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा की चर्चा क्षेत्र में फैलने लगी। वंशीधर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलकर उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन अधिकारियों ने उसे बताया कि इस मार्ग पर पहले भी कई बार नमक की तस्करी के प्रयास हुए हैं, परंतु किसी न किसी कारण से वे पकड़ में नहीं आ पाए, या पकड़े जाने के बाद भी मामला किसी न किसी प्रकार से रफा दफा हो गया। ये सुनकर वंशीधर के मन में ये दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया कि वो अपने कार्यकाल में ऐसी किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसके पीछे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। इस क्षेत्र में एक अत्यंत प्रभावशाली और धनी व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था पंडित अलोपीदीन। वे उस इलाके के सबसे बड़े नमक व्यापारी थे। उनकी गिनती न केवल धनवानों में होती थी, बल्कि प्रशासन में भी उनका प्रभाव और पहुंच बहुत गहरी थी। बड़े बड़े अधिकारी उनके यहां आना जाना रखते थे। समारोह में उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता था
और स्थानीय समाज में उनकी बात का बड़ा महत्व था। उनके पास विशाल भूसंपत्ति थी, अनेक गोदाम थे और उनके व्यापार का जाल दूर दूर तक फैला हुआ था। पंडित अलोपीदीन ने अपने वर्षों के अनुभव से ये सीख लिया था कि धन के बल पर लगभग हर कठिनाई को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में ये देखा था कि बड़े से बड़े अधिकारी भी उचित भेंट और सम्मान पाकर नियमों की अनदेखी करने के लिए राजी हो जाते हैं। उनके व्यापारिक साम्राज्य में समय समय पर नियमों की अनदेखी होती रहती थी, विशेषकर तब जब बड़ी मात्रा में नमक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता था और उचित शुल्क अदा किए बिना ही उसे स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाता था। परंतु अब तक स्थानीय अधिकारी उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को देखते हुए आंखें मूंद लेते थे और कोई भी उनके विरुद्ध खड़ा होने का साहस नहीं करता था। पंडित अलोपीदीन का स्वभाव बाहर से अत्यंत मृदुभाषी और शालीन था। वे किसी से भी बात करते समय ऐसी मधुरता से बोलते कि सामने वाला व्यक्ति सहज ही उनके वश में आ जाता। परंतु उनके भीतर एक अत्यंत चतुर, गणनाशील और दूरदर्शी व्यापारी छिपा हुआ था, जो प्रत्येक परिस्थिति का लाभ उठाना जानता था। वे ये भली भांति समझते थे कि किस अधिकारी को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए और कब किस प्रकार अपने प्रभाव तथा धन का उपयोग किया जाए ताकि उनका व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहे। पंडित अलोपीदीन के परिवार में भी अनेक सदस्य थे जो उनके विशाल व्यापार में किसी न किसी रूप में सहयोग करते थे। उनके गोदाम दूर दूर तक फैले हुए थे और उनके यहां काम करने वाले मजदूरों तथा गाड़ीवानों की संख्या भी सैकड़ों में थी। इतने बड़े व्यापारिक जाल को संभालने के लिए उन्हें निरंतर नए नए मार्गों और उपायों की आवश्यकता पड़ती थी, जिनसे अधिक से अधिक कर से बचा जा सके। उनके यहां ये बात लगभग स्वाभाविक ही मान ली गई थी कि नियमों का कठोरता से पालन करना व्यापार में हानि का कारण बनता है और चतुराई से काम निकाल लेना ही सच्ची व्यापारिक कुशलता है। वंशीधर को दारोगा बने अभी कुछ ही समय हुआ था। वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित था और प्रतिदिन रात को अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने निकलता था। एक रात मौसम बहुत खराब था। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। बिजली कभी कभी चमककर पूरे आकाश को क्षण भर के लिए रोशन कर देती थी और रुक रुक कर तेज वर्षा हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दुकानें बंद हो चुकी थी और कहीं कहीं टिमटिमाते दियों की धुंधली रोशनी के अलावा कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। ऐसे प्रतिकूल मौसम में सामान्य व्यक्ति अपने घर में दुबका रहना पसंद करता, अपने बिस्तर की गर्माहट में आराम से लेटा रहता। परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य के प्रति इतना सजग था कि उसने वर्षा की परवाह किए बिना अपनी नियमित गश्त पर निकलने का निश्चय किया। उसने अपने ऊपर एक मोटा कंबल ओढ़ा, हाथ में लालटेन ली और घर से बाहर निकल पड़ा। उसके मन में यह विचार तक नहीं आया कि इतनी खराब रात में गश्त टाली भी जा सकती है, क्योंकि उसे अपने कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं था। रात गहराती जा रही थी। वर्षा की बूंदें उसके चेहरे पर बारंबार पड़ रही थी और ठंडी हवा उसके शरीर को कपा रही थी। परंतु वंशीधर के कदम रुके नहीं। वो मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, चारों ओर सतर्क दृष्टि रखते हुए। सड़क के किनारे के वृक्ष हवा के झोंकों से हिल रहे थे और उनकी सरसराहट रात के सन्नाटे में और भी भयावह प्रतीत हो रही थी। कीचड़ भरे रास्ते पर चलना भी आसान नहीं था, परंतु वंशीधर एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। बैलगाड़ियों के पहियों की चरचराहट, बैलों के गले में बंधी घंटियों की मंद टुनटुनाहट और कुछ लोगों की धीमी फुसफुसाहट रात के सन्नाटे को चीरती हुई उस तक पहुंच रही थी। वंशीधर तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी लालटेन की रोशनी धीमी की और आवाज की दिशा में सावधानी से बिना किसी आहट के आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक विशाल दृश्य उभरा। सड़क पर बैलगाड़ियों की एक लंबी कतार खड़ी थी, जिसमें भारी मात्रा में नमक लदा हुआ था। यह कोई साधारण मात्रा नहीं थी,
बल्कि इतनी अधिक थी कि उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कोई बड़ा और सुनियोजित प्रयास है, जिसके पीछे किसी शक्तिशाली और साधन संपन्न व्यक्ति का हाथ अवश्य होगा। गाड़ीवान और मजदूर सतर्कता से इधर उधर देख रहे थे, मानो किसी की निगाह से बचने का प्रयास कर रहे हों। उनकी हरकतों से ही स्पष्ट था कि यह कार्य पूर्णतः गुप्त रखा जाना था। वंशीधर के मन में उस क्षण कोई भय नहीं था। नहीं ये विचार आया कि सामने इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और वो अकेला है। उसे केवल अपने कर्तव्य का बोध था। उसने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो इस अनियमितता को उजागर करके ही रहेगा। उसके हृदय में उस समय केवल एक ही भाव प्रबल था कि उसे जो दायित्व सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से निभाना है, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। वंशीधर ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोका और कड़े स्वर में पूछताछ आरंभ की। उसने गाड़ीवानों से पूछा कि ये नमक किसका है, कहां से लाया जा रहा है और इसे किस अनुमति के तहत ले जाया जा रहा है। गाड़ीवान पहले तो घबरा गए और इधर उधर की बातें बनाकर टालने का प्रयास करने लगे। कोई कहता कि ये उसके अपने खेत का माल है, तो कोई कुछ और ही कहानी सुनाने लगा। परंतु वंशीधर की तीखी दृष्टि और दृढ़ स्वर के आगे उनकी बोलती धीरे धीरे बंद होती गई। अंततः दबाव में आकर गाड़ीवानों में से एक ने सच्चाई उगल दी। उसने स्वीकार किया कि ये नमक पंडित अलोपीदीन का है और उन्हें रात के अंधेरे में इसे गुप्त रूप से गंतव्य तक पहुंचाने का आदेश दिया गया था, ताकि किसी को इस बात की भनक तक न लगे और शुल्क की अदायगी से बचा जा सके। जब गाड़ीवानों ने पंडित अलोपीदीन का नाम लिया तो उनके स्वर में यह विश्वास साफ झलक रहा था कि इतने बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति का नाम सुनते ही दारोगा डर जाएगा और उन्हें चुपचाप जाने देगा। यही उस क्षेत्र की परंपरा बन चुकी थी। परंतु वंशीधर टस से मस नहीं हुआ। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चाहे ये नमक किसी का भी हो, चाहे उसका स्वामी कितना ही बड़ा और प्रभावशाली क्यों न हो, बिना उचित अनुमति और शुल्क चुकाए इसे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यह सुनकर गाड़ीवानों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें अनुमान भी नहीं था कि कोई साधारण सा युवा अधिकारी पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जाने का साहस कर सकता है। कुछ ही समय में यह समाचार तेजी से पंडित अलोपीदीन तक पहुंचाया गया। रात के इस पहर में भी वे स्वयं अपने कुछ विश्वस्त आदमियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वंशीधर से बड़ी विनम्रता और शालीनता से बात करनी शुरू की, ये सोचकर कि एक युवा और अनुभवहीन दारोगा को थोड़ी चतुराई और मधुर वचनों से आसानी से मना लिया जाएगा। उन्होंने पहले मीठी मीठी बातों से वंशीधर को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये तो एक साधारण सी बात है, इतने छोटे से मामले पर इतना बवाल मचाना उचित नहीं है और इसे सहजता से निपटा लिया जाना चाहिए। वंशीधर ने विनम्रतापूर्वक परंतु दृढ़ता से उत्तर दिया कि नियम सबके लिए समान होते हैं, चाहे व्यापारी छोटा हो या बड़ा। उसने कहा कि उसका कार्य केवल यह देखना है कि नियमों का पालन हुआ है या नहीं, और इस मामले में स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन हुआ है। यह सुनकर पंडित अलोपीदीन के चेहरे पर पहली बार हल्की सी चिंता की रेखाएं उभरी, क्योंकि उन्हें इतने दृढ़ उत्तर की आशा नहीं थी। पंडित अलोपीदीन ने अपने आसपास खड़े आदमियों की ओर देखा, मानो उनसे सहायता मांग रहे हों, परंतु वंशीधर के चेहरे पर दिखाई दे रहे दृढ़ संकल्प को देखकर उन्हें यह आभास होने लगा कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना उन्होंने प्रारंभ में समझा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपने वर्षों के अनुभव और अपने धन पर अटूट विश्वास था। जब वंशीधर मीठी बातों से नहीं पिघला तो पंडित अलोपीदीन ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने वंशीधर को एक बड़ी राशि की पेशकश की, ये वादा करते हुए कि यदि वो इस मामले को अनदेखा कर दे और नमक को आगे जाने दे तो उसे इतना धन दिया जाएगा जितना उसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस धन से वंशीधर अपने परिवार का जीवन सदा के लिए सुखमय बना सकता है,
अपने पिता की सारी चिंताएं दूर कर सकता है और स्वयं भी समाज में एक संपन्न व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है। यह राशि इतनी विशाल थी कि सामान्य परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति उसके सामने झुक जाता। पंडित अलोपीदीन को पूरा विश्वास था कि इतनी बड़ी रकम के सामने कोई भी नवयुवक अपने सिद्धांतों को भूल जाएगा। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि वे थैलियां आगे रखें और चतुराई भरे स्वर में कहा कि ये तो एक रात्रि की छोटी सी बात है, इसे भूल जाने में ही सबकी भलाई है। परंतु वंशीधर ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसने पंडित अलोपीदीन की ओर देखते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो अपने कर्तव्य को धन के तराजू पर तौलने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी राशि की पेशकश क्यों न की जाए, वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा, क्योंकि जो पद उसे प्राप्त हुआ है वो जनता के विश्वास पर आधारित है और उस विश्वास को धन के बदले बेचना उसे स्वीकार नहीं। पंडित अलोपीदीन को यह उत्तर सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने जीवन में शायद पहली बार किसी ऐसे अधिकारी को देखा था जो धन के प्रलोभन के आगे नहीं झुका। कुछ क्षण के लिए वे स्तब्ध खड़े रहे, मानो उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि उनका इतना बड़ा प्रस्ताव इस प्रकार ठुकरा दिया गया है। परंतु उनका अहंकार भी गहराई से आहत हुआ और धीरे धीरे उनके मन में क्रोध उमड़ने लगा। उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि इस युवा दारोगा को उसकी इस धृष्टता का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा और वे अपने संपूर्ण प्रभाव का उपयोग करके इसे सिद्ध करके दिखाएंगे। पंडित अलोपीदीन ने एक अंतिम प्रयास और किया। उन्होंने वंशीधर को याद दिलाया कि वे इस क्षेत्र के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से उनका सीधा संपर्क है और यदि वंशीधर ने ये जिद जारी रखी तो उसे इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ये एक प्रकार की चेतावनी थी जिसमें रिश्वत का प्रलोभन अब धमकी में बदल चुका था। परंतु वंशीधर के चेहरे पर इस चेतावनी का भी कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वो परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाएगा, क्योंकि भय के कारण कर्तव्य से विमुख होना उसके स्वभाव में नहीं है। वंशीधर ने बिना किसी संकोच के अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने वहां उपस्थित समस्त नमक को जब्त कर लिया और पंडित अलोपीदीन को विधिवत हिरासत में ले लिया। ये उस क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतने प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा साहसिक कदम उठाने का साहस नहीं किया था। वर्षा अब भी हो रही थी, परंतु वंशीधर ने पूरी सावधानी से नमक की मात्रा का लेखा जोखा तैयार किया, गाड़ीवानों के बयान दर्ज किए और घटना का पूरा विवरण अपने दस्तावेजों में सावधानी पूर्वक अंकित किया। रात्रि के अंतिम पहर में ही वंशीधर ने इस घटना की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजने की तैयारी कर ली तथा जब्त नमक और गिरफ्तारी का विवरण स्पष्ट और तथ्यपूर्ण ढंग से दर्ज किया। उसने अपने वरिष्ठों को यह भी सूचित किया कि उसे रिश्वत की पेशकश की गई थी, परंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया और नियमानुसार कार्रवाई की है। समाचार तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गया कि पंडित अलोपीदीन जैसे प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति को एक साधारण से युवा दारोगा ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बात सुनकर लोग चकित रह गए। बाजारों में, चौपालों में, हर जगह इसी घटना की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने वंशीधर के साहस और निष्ठा की खुले मन से सराहना की, ये कहते हुए कि वर्षों बाद किसी अधिकारी ने वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन किया है। परंतु अधिकांश लोगों ने यह भविष्यवाणी की कि ये युवक अपने इस दुस्साहस का बहुत भारी मूल्य चुकाएगा, क्योंकि पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति का प्रभाव इतना विस्तृत था कि वे किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते थे। सुबह होते ही ये समाचार आसपास के गांवों और कस्बों तक फैल गया। लोग अपने अपने घरों से निकलकर इस विषय पर चर्चा करने लगे। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा साहस कभी नहीं देखा, जबकि कुछ युवाओं के मन में इस घटना ने एक नई प्रेरणा जगाई कि सच्चाई के मार्ग पर चलना अब भी संभव है। परंतु साथ ही ये चिंता भी व्यक्त की जाने लगी
कि पंडित अलोपीदीन जैसा व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वो अवश्य ही अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करेगा। मामला शीघ्र ही अदालत में पहुंचा। पंडित अलोपीदीन ने तुरंत अपने प्रभाव और संसाधनों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने पक्ष में सबसे कुशल और अनुभवी वकीलों की नियुक्ति की, जो कानून की बारीकियों में निपुण थे और किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला भली भांति जानते थे। उनके वकीलों ने रातों रात मामले का अध्ययन करके ऐसी रणनीति तैयार की जिससे पूरे प्रकरण को ही संदिग्ध बनाया जा सके। दूसरी ओर वंशीधर के पास न तो इतना धन था और न ही इतना प्रभाव कि वो किसी बड़े और नामी वकील की सेवाएं ले सके। उसके पास केवल एक ही पूंजी थी और वह थी उसकी सच्चाई, उसका सत्यनिष्ठ आचरण और उसके द्वारा तैयार किए गए तथ्यपरक दस्तावेज। उसे विश्वास था कि सत्य अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि उसे किसी बड़े वकील की आवश्यकता नहीं होती। परंतु वो ये नहीं जानता था कि प्रभाव और धन के सामने अकेला सत्य कितना असहाय हो सकता है। वंशीधर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी सहायता मांगी, परंतु उसे ये अनुभव हुआ कि विभाग के अधिकांश अधिकारी भी पंडित अलोपीदीन के प्रभाव से अछूते नहीं थे। कुछ अधिकारियों ने खुलकर उसका साथ नहीं दिया, कुछ ने केवल औपचारिकता निभाई और कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि उसे इतने बड़े व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले उनसे परामर्श कर लेना चाहिए था। इससे वंशीधर को ये आभास होने लगा कि ये लड़ाई जितनी उसने सोची थी उससे कहीं अधिक कठिन होने वाली है। मुकदमे की सुनवाई आरंभ हुई। न्यायालय के कक्ष में दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का अवसर मिला। पंडित अलोपीदीन के वकीलों ने बड़ी चतुराई से पूरे मामले को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जो कुछ हुआ वो पूर्णतः वैध और सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया थी और दारोगा वंशीधर ने बिना समुचित प्रमाण के एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यापारी को अनावश्यक रूप से परेशान किया, उसका अपमान किया तथा अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए मनमानी कार्रवाई की। वकीलों ने बड़ी निपुणता से ये तर्क गढ़ा कि रात्रि के अंधकार में, वर्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में दारोगा ने ठीक से देखा तक नहीं होगा कि वास्तव में क्या हो रहा था और उसने केवल संदेह के आधार पर इतना बड़ा कदम उठा लिया जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि पंडित अलोपीदीन जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति भला रात के अंधेरे में चोरी छिपे नमक की तस्करी क्यों करेगा, जबकि उनके पास इतना विशाल और वैध व्यापार पहले से ही स्थापित है। पंडित अलोपीदीन के प्रभाव के कारण कई गवाह, जो वास्तव में उस रात की घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, अदालत में सच्चाई बताने से कतराने लगे। कुछ गवाहों को धन का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया गया, तो कुछ को भय दिखाकर चुप करा दिया गया। जो गाड़ीवान उस रात सत्य स्वीकार कर चुके थे, वे भी अब अदालत में आते ही अपनी बात से मुकरने लगे, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध गवाही देने का परिणाम उनके लिए अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। धीरे धीरे पूरा मामला इस प्रकार उलझता गया कि जो सत्य वंशीधर ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था वो अदालत में प्रमाणित करना कठिन होता गया। कागजों और गवाहों के बीच सत्य कहीं दबता जा रहा था और वंशीधर असहाय होकर ये सब देखता रहा। अदालत कक्ष में उपस्थित लोगों की भीड़ में कई ऐसे लोग भी थे जो पहले से ही ये जानते थे कि परिणाम क्या होगा। फिर भी वे ये देखने आए थे कि आखिर एक साधारण दारोगा इतने बड़े व्यापारी के विरुद्ध कैसे टिक पाता है। सुनवाई के दौरान माहौल अत्यंत तनावपूर्ण बना रहा। हर नई गवाही के साथ वंशीधर के मुख पर चिंता की रेखाएं गहरी होती गई, क्योंकि वो देख रहा था कि सत्य किस प्रकार धीरे धीरे प्रभाव और धन की परतों के नीचे दबता जा रहा है। वंशीधर ने पूरी ईमानदारी और साहस से अपना पक्ष रखा। उसने अदालत को विस्तार से बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि बिना उचित अनुमति के भारी मात्रा में नमक ले जाया जा रहा था और ये कार्य पंडित अलोपीदीन के आदेश पर ही हो रहा था। उसने बताया कि उसने पूरी प्रक्रिया के अनुसार गाड़ीवानों से पूछताछ की थी, उनके बयान दर्ज किए थे और नमक को विधिवत जब्त किया था। उसने ये भी स्पष्ट किया
कि उसे रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उसने ठुकरा दिया था। और यही तथ्य इस बात का प्रमाण है कि पक्ष अपनी गलती छिपाने के लिए किस हद तक जा सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश प्रभाव और धन के आगे अकेली सच्चाई पग पग पर पिछड़ती गई। पंडित अलोपीदीन के वकीलों ने इतनी चतुराई से तर्क प्रस्तुत किए, गवाहों को इस प्रकार तैयार किया और परिस्थितियों को इस प्रकार उलझाया कि अदालत में यह प्रमाणित करना कठिन हो गया कि वास्तव में उस रात क्या घटित हुआ था। वंशीधर के पास चश्मदीद गवाहों के अतिरिक्त कोई ठोस प्रमाण नहीं था, और जब वे गवाही मुकर गए तो उसकी बात कमजोर पड़ती गई। सुनवाई के अंतिम दिन पंडित अलोपीदीन के वकील ने अपनी अंतिम दलील में यह भी कहा कि यदि दारोगा की इस प्रकार की मनमानी को स्वीकार कर लिया गया तो कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पाएगा और छोटे छोटे अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करके सम्मानित लोगों को परेशान करते रहेंगे। ये तर्क सुनने में बड़ा प्रभावशाली लगा और अदालत में उपस्थित अनेक लोगों ने इस पर सहमति में सिर हिलाया, यद्यपि वे भीतर ही भीतर जानते थे कि वास्तविकता कुछ और ही है। अंततः लंबी सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि दारोगा वंशीधर ने बिना पर्याप्त और ठोस प्रमाण के एक सम्मानित व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। पंडित अलोपीदीन को समस्त आरोपों से मुक्त कर दिया गया और उन्हें पूर्णतः निर्दोष घोषित कर दिया गया। ये निर्णय सुनकर पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। जो लोग वंशीधर के साहस की प्रशंसा कर रहे थे, वे अब निराश हो गए और उनके मुख पर उदासी छा गई। जिन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि प्रभाव के आगे सच्चाई हार जाएगी, उनकी बात सत्य सिद्ध होती दिखी। अदालत के बाहर खड़ी भीड़ में कानाफूसी होने लगी कि आखिरकार धन और प्रभाव की ही विजय हुई। इस निर्णय के पश्चात वंशीधर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी आरंभ हुई। उच्च अधिकारियों ने यह माना कि उसने बिना ठोस आधार के इतने बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी को गिरफ्तार करके विभाग को असहज स्थिति में डाल दिया है और इससे विभाग की छवि पर भी प्रश्न उठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक दारोगा को इतना बड़ा और साहसिक कदम उठाने से पूर्व अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। परिणाम स्वरूप वंशीधर को उसके पद से हटा दिया गया। जिस नौकरी को पाकर उसके पिता इतने प्रसन्न हुए थे, वही नौकरी अब उसके हाथ से सदा के लिए छिन चुकी थी। न्यायालय से बाहर निकलते समय पंडित अलोपीदीन के मुख पर विजय का भाव तो था, परंतु उनकी आंखों में वो संतोष नहीं दिखाई दे रहा था जो सामान्यतः किसी विजय के पश्चात दिखाई देता है। वे स्वयं भी भली भांति जानते थे कि उन्होंने सत्य को नहीं बल्कि केवल अपने प्रभाव और धन को जिताया है। उनके साथ चल रहे लोग उन्हें बधाई दे रहे थे, परंतु वे भीतर ही भीतर एक विचित्र सी उलझन में डूबे हुए थे जिसे वे स्वयं भी उस समय ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। जब यह समाचार वंशीधर के पिता तक पहुंचा तो उन्हें गहरा आघात लगा। वे उस समय अपने घर के आंगन में बैठे थे और जब यह खबर उन तक पहुंची तो उनके हाथ से वस्तु छूटकर गिर पड़ी। उन्हें लगा कि उनके पुत्र ने अपनी मूर्खता और अत्यधिक आदर्शवाद के कारण एक अच्छी भली नौकरी गंवा दी है। उन्होंने वंशीधर को बुलाकर याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही उसे सचेत किया था कि जीवन में केवल सिद्धांतों पर चलने से काम नहीं चलता, बल्कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना भी आवश्यक होता है। पिता का हृदय पुत्र की इस असफलता से भारी हो गया और उन्होंने ये सोचकर गहरा दुख व्यक्त किया कि अब परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से भी अधिक कठिन हो जाएगी। उन्होंने बार बार यही कहा कि यदि वंशीधर ने थोड़ी सी व्यावहारिकता दिखाई होती, यदि उसने पंडित अलोपीदीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता, तो न केवल उसकी नौकरी सुरक्षित रहती, बल्कि परिवार को भी आर्थिक लाभ होता और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। पिता की ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही देखा और सीखा था कि व्यावहारिकता ही सफलता की कुंजी है। उनके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन था कि उनका पुत्र इतनी बड़ी राशि की पेशकश को ठुकराकर अपनी नौकरी क्यों गंवा बैठा। वे रात भर सो नहीं सके
और बार बार यही सोचते रहे कि आगे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। वंशीधर की माता ने भी अपने पुत्र को सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नौकरी तो फिर मिल जाएगी, परंतु जो चरित्र और सत्य उसने आज तक अर्जित किया है वो एक बार खो जाने पर फिर कभी नहीं लौटता। माता के इन शब्दों ने वंशीधर के मन को कुछ शांति दी और उसे ये अनुभव हुआ कि परिवार में सभी लोग उसकी भावनाओं को एक जैसा नहीं समझते। कुछ लोग उसके साथ भी खड़े हैं, परंतु वंशीधर के मन में किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं था। उसे इस बात का गहरा संतोष था कि उसने अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया है। उसे मालूम था कि उसने जो कुछ किया वो सत्य और न्याय के मार्ग पर था, भले ही उसका परिणाम उसके पक्ष में न गया हो। नौकरी चले जाने का दुख अवश्य था, क्योंकि इससे परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती थी, परंतु वंशीधर ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी नहीं दबाया। वो अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ देर रात तक चिंतन करता रहा। उसके मन में ये विचार बार बार आता था कि क्या सच में ईमानदारी का यही प्रतिफल होता है? क्या सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को समाज में इसी प्रकार पराजित होना पड़ता है? उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां वर्षा अब थम चुकी थी और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। उसे लगा कि जैसे ये तारे उसे ये संदेश दे रहे हो कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण अवश्य शेष रहती है। इन सभी प्रश्नों और विचारों के बावजूद वंशीधर के हृदय में ये दृढ़ विश्वास बना रहा कि उसने जो कुछ किया वो उचित ही किया। उसे विश्वास था कि सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य होता है, परंतु वो अंततः सम्मान की ओर ही ले जाता है। उसने स्वयं को ये समझाया कि यदि उसने अपने सिद्धांतों को त्याग दिया होता तो भले ही उसे तात्कालिक लाभ मिल जाता, परंतु वो जीवन भर अपनी अंतरात्मा के सामने लज्जित रहता। कुछ दिन बीत गए। वंशीधर ने नई नौकरी की तलाश आरंभ कर दी, परंतु उसके मन में ये विश्वास बना रहा कि जो कुछ हुआ वो अंततः किसी न किसी रूप में उसके पक्ष में ही परिणत होगा। वो प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ता रहता, अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता और आसपास के लोगों की छोटी छोटी समस्याओं में उनकी सहायता भी करता रहता, ताकि उसका समय व्यर्थ न जाए और उसका मन शांत रहे। दूसरी ओर पंडित अलोपीदीन को भले ही अदालत में विजय प्राप्त हुई थी, परंतु उनके मन में एक विचित्र सी बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अधिकारियों को देखा था, जिन्होंने धन और प्रभाव के सामने सहजता से घुटने टेक दिए थे। उन्हें अपने प्रभाव पर इतना विश्वास था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई साधारण सा युवा दारोगा उनके सामने डटकर खड़ा हो सकता है। परंतु वंशीधर जैसा व्यक्ति उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में पहली बार देखा था, जिसने इतनी बड़ी राशि की पेशकश को भी अस्वीकार कर दिया और अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। ये बात उनके मन में बार बार गूंजती रही। वे अपने विशाल भवन में बैठे, अपने वैभव से घिरे हुए भी स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करने लगे। उन्होंने विचार किया कि उन्होंने अपने जीवन में धन के बल पर सब कुछ प्राप्त किया, संपत्ति, सम्मान, प्रभाव, सब कुछ, परंतु उन्हें आज पहली बार ये अनुभव हुआ कि सच्ची ईमानदारी और चरित्र की शक्ति धन से भी कहीं अधिक मूल्यवान होती है। धन तो उन्होंने बहुतों को खरीदते देखा था, परंतु वंशीधर की सत्यनिष्ठा को कोई मूल्य नहीं खरीद सका। उन्होंने ये भी सोचा कि उनके विशाल व्यापार में ऐसे अनेक कर्मचारी और मुनीम कार्यरत हैं, जो अवसर मिलते ही उनके साथ छल कर सकते हैं, उनके धन का दुरुपयोग कर सकते हैं। यदि उनके पास ऐसा कोई विश्वास पात्र व्यक्ति होता जो धन के प्रलोभन में कभी न आए और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें, तो वो उनकी विशाल संपत्ति और व्यापार के प्रबंधन के लिए अमूल्य सिद्ध होता। उनके मन में ये विचार बार बार आने लगा कि वंशीधर जैसे चरित्रवान व्यक्ति को दंडित करना नहीं, बल्कि सम्मानित करना चाहिए और उसकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अपने कुछ पुराने और विश्वस्त सलाहकारों से भी इस विषय पर बात की। सलाहकारों ने पहले तो उन्हें यह समझाने का प्रयास किया
कि एक व्यापारी को इतनी भावुकता में बहकर निर्णय नहीं लेने चाहिए, परंतु पंडित अलोपीदीन ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि यह मामला केवल व्यापार का नहीं, बल्कि उनकी अपनी अंतरात्मा का है, और इसमें वे किसी की सलाह से अधिक अपने हृदय की बात सुनना चाहते हैं। कई दिनों तक इस विचार ने पंडित अलोपीदीन को व्याकुल रखा। वे रात को ठीक से सो नहीं पाते थे और बार बार उस रात की घटना को स्मरण करते रहते थे, जब वंशीधर ने उनकी विशाल राशि की पेशकश को इतनी सहजता से ठुकरा दिया था। धीरे धीरे उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अपने प्रभाव और धन का प्रयोग करके एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को अन्याय पहुंचाया है, और इसका प्रायश्चित करना उनका कर्तव्य है। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं वंशीधर के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार करेंगे और उसे उचित सम्मान देने का प्रयास करेंगे। ये निर्णय लेना उनके लिए सरल नहीं था, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी के सामने अपनी भूल स्वीकार नहीं की थी। परंतु वंशीधर के चरित्र ने उन्हें इतना प्रभावित किया था कि वे अपने अहंकार को पीछे छोड़कर सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। पंडित अलोपीदीन स्वयं अपने लाव लश्कर के साथ वंशीधर के घर पहुंचे। ये देखकर वंशीधर और उसके परिवार को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति के कारण वंशीधर की नौकरी गई थी, वही व्यक्ति आज स्वयं उसके द्वार पर खड़ा था। परिवार के सदस्यों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं उठने लगी। कहीं ये कोई नई साजिश तो नहीं, कहीं फिर से कोई कष्ट देने तो नहीं आए हैं। परंतु पंडित अलोपीदीन के चेहरे पर किसी प्रकार का क्रोध या शत्रुता का भाव नहीं था, बल्कि एक गहरा सम्मान और विनम्रता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने आकर बड़ी सहजता और विनम्रता से बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों को देखा है, अनेक अधिकारियों और व्यापारियों से उनका संपर्क रहा है, परंतु वंशीधर जैसा सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति उन्हें अपने संपूर्ण जीवन में कभी नहीं मिला। उन्होंने खुले हृदय से स्वीकार किया कि उस रात जो कुछ हुआ था, उसमें वंशीधर पूर्णतः सही था, और अदालत में जो कुछ हुआ वो केवल उनके धन और प्रभाव का परिणाम था, सत्य का नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके एक ईमानदार अधिकारी को नुकसान पहुंचाया, और ये बात उनके मन को निरंतर कचोटती रही। उन्होंने कहा कि धन से वे बहुत कुछ खरीद सकते हैं, परंतु वंशीधर जैसी सत्यनिष्ठा को वे कभी नहीं खरीद सके, और यही बात उन्हें अपने संपूर्ण जीवन में सबसे अधिक प्रभावित कर गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब वे इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। वंशीधर के पिता, जो अब तक अपने पुत्र के निर्णय से खिन्न थे, ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ क्षण के लिए मौन बैठे रहे, ये समझने का प्रयास करते हुए कि जिस घटना ने उनके पुत्र से नौकरी छीनी थी, वही घटना अब उसके लिए एक नया और बड़ा अवसर लेकर आई है। उनके मन में भी धीरे धीरे ये भाव उभरने लगा कि शायद उनका पुत्र सही था और सच्चाई का मार्ग अंततः व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने ये भी सोचा कि उनके विशाल व्यापार में ऐसे अनेक कर्मचारी और मुनीम कार्यरत हैं, जो अवसर मिलते ही उनके साथ छल कर सकते हैं, उनके धन का दुरुपयोग कर सकते हैं। यदि उनके पास ऐसा कोई विश्वास पात्र व्यक्ति होता जो धन के प्रलोभन में कभी न आए और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें, तो वो उनकी विशाल संपत्ति और व्यापार के प्रबंधन के लिए अमूल्य सिद्ध होता। उनके मन में ये विचार बार बार आने लगा कि वंशीधर जैसे चरित्रवान व्यक्ति को दंडित करना नहीं, बल्कि सम्मानित करना चाहिए और उसकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अपने कुछ पुराने और विश्वस्त सलाहकारों से भी इस विषय पर बात की। सलाहकारों ने पहले तो उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि एक व्यापारी को इतनी भावुकता में बहकर निर्णय नहीं लेने चाहिए, परंतु पंडित अलोपीदीन ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि यह मामला केवल व्यापार का नहीं, बल्कि उनकी अपनी अंतरात्मा का है, और इसमें वे किसी की सलाह से अधिक अपने हृदय की बात सुनना चाहते हैं। कई दिनों तक इस विचार ने पंडित अलोपीदीन को व्याकुल रखा।
वे रात को ठीक से सो नहीं पाते थे और बार बार उस रात की घटना को स्मरण करते रहते थे, जब वंशीधर ने उनकी विशाल राशि की पेशकश को इतनी सहजता से ठुकरा दिया था। धीरे धीरे उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अपने प्रभाव और धन का प्रयोग करके एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को अन्याय पहुंचाया है और इसका प्रायश्चित करना उनका कर्तव्य है। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं वंशीधर के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार करेंगे और उसे उचित सम्मान देने का प्रयास करेंगे। ये निर्णय लेना उनके लिए सरल नहीं था, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी के सामने अपनी भूल स्वीकार नहीं की थी। परंतु वंशीधर के चरित्र ने उन्हें इतना प्रभावित किया था कि वे अपने अहंकार को पीछे छोड़कर सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। पंडित अलोपीदीन स्वयं अपने लाव लश्कर के साथ वंशीधर के घर पहुंचे। ये देखकर वंशीधर और उसके परिवार को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति के कारण वंशीधर की नौकरी गई थी, वही व्यक्ति आज स्वयं उसके द्वार पर खड़ा था। परिवार के सदस्यों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं उठने लगी। कहीं ये कोई नई साजिश तो नहीं, कहीं फिर से कोई कष्ट देने तो नहीं आए हैं। परंतु पंडित अलोपीदीन के चेहरे पर किसी प्रकार का क्रोध या शत्रुता का भाव नहीं था, बल्कि एक गहरा सम्मान और विनम्रता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने आकर बड़ी सहजता और विनम्रता से बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों को देखा है, अनेक अधिकारियों और व्यापारियों से उनका संपर्क रहा है, परंतु वंशीधर जैसा सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति उन्हें अपने संपूर्ण जीवन में कभी नहीं मिला। उन्होंने खुले हृदय से स्वीकार किया कि उस रात जो कुछ हुआ था उसमें वंशीधर पूर्णतः सही था और अदालत में जो कुछ हुआ वो केवल उनके धन और प्रभाव का परिणाम था, सत्य का नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके एक ईमानदार अधिकारी को नुकसान पहुंचाया और ये बात उनके मन को निरंतर कचोटती रही। उन्होंने कहा कि धन से वे बहुत कुछ खरीद सकते हैं, परंतु वंशीधर जैसी सत्यनिष्ठा को वे कभी नहीं खरीद सके और यही बात उन्हें अपने संपूर्ण जीवन में सबसे अधिक प्रभावित कर गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब वे इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। वंशीधर के पिता, जो अब तक अपने पुत्र के निर्णय से खिन्न थे, ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ क्षण के लिए मौन बैठे रहे, ये समझने का प्रयास करते हुए कि जिस घटना ने उनके पुत्र से नौकरी छीनी थी, वही घटना अब उसके लिए एक नया और बड़ा अवसर लेकर आई है। उनके मन में भी धीरे धीरे ये भाव उभरने लगा कि शायद उनका पुत्र सही था और सच्चाई का मार्ग अंततः व्यर्थ नहीं जाता। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनके विशाल व्यापार और संपत्ति के प्रबंधन के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिस पर वे पूर्ण विश्वास कर सकें, जो कभी बेईमानी न करे और जो हर परिस्थिति में सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहें। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी कर्मचारी, मुनीम और प्रबंधक रखे हैं, उनमें से कोई भी वंशीधर जैसी सत्यनिष्ठा और साहस नहीं रखता। इसलिए उन्होंने वंशीधर को अपनी संपूर्ण जमींदारी और व्यापार का दीवान अर्थात प्रधान प्रबंधक नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। ये पद उस दारोगा के पद से कहीं अधिक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से लाभदायक था, जिसे वंशीधर ने खोया था। इस पद पर रहते हुए वंशीधर को न केवल उच्च वेतन प्राप्त होता, बल्कि पंडित अलोपीदीन की संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण और सम्मान भी होता। पंडित अलोपीदीन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि ये पद वे किसी उपकार के रूप में नहीं दे रहे, बल्कि ये वंशीधर के चरित्र और उसकी ईमानदारी का उचित और न्यायसंगत सम्मान है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वंशीधर जैसा व्यक्ति उनकी समस्त संपत्ति और व्यापार को उतनी ही निष्ठा से संभालेगा जितनी निष्ठा से उसने अपने पूर्व कर्तव्य का पालन किया था, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों न रहा हो।
पंडित अलोपीदीन ने यह भी कहा कि वे ये जानते हैं कि धन देकर वे उसकी नौकरी वापस नहीं दिला सकते, नहीं वे उसके साथ हुए अन्याय को पूर्णतः मिटा सकते हैं, परंतु वे कम से कम इतना अवश्य कर सकते हैं कि उसकी योग्यता और चरित्र को उचित मंच प्रदान करें, जहां वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके और समाज में पुनः सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। उनके इन शब्दों में इतनी सच्चाई और गंभीरता थी कि आसपास खड़े सभी लोग भी भावुक हो उठे। वंशीधर पहले तो ये सुनकर गहरे असमंजस में पड़ गया। उसके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या वो उसी व्यक्ति के यहां काम करे जिसके कारण उसकी सरकारी नौकरी गई थी। उसके मन में ये भी विचार आया कि कहीं ये भी कोई नई चाल तो नहीं है। उसने कुछ क्षण मौन रहकर पंडित अलोपीदीन के चेहरे को गौर से देखा, उनकी आंखों में झांकने का प्रयास किया, ये जानने के लिए कि इस प्रस्ताव के पीछे सच्चाई है या कोई छिपा हुआ स्वार्थ। परंतु पंडित अलोपीदीन के वचनों में जो सच्चाई और सम्मान झलक रहा था, उनकी आवाज में जो विनम्रता और पश्चाताप का भाव था, उसने वंशीधर के मन की शंका को धीरे धीरे दूर कर दिया। उसने ये अनुभव किया कि पंडित अलोपीदीन सच्चे हृदय से उसकी ईमानदारी का सम्मान कर रहे हैं और ये प्रस्ताव किसी छल का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची और हार्दिक प्रशंसा है। उसने ये भी सोचा कि यदि वह इस पद पर रहकर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अपनी ईमानदारी को कभी न त्यागे, तो ये पद भी उतना ही सम्मानजनक होगा जितना कोई सरकारी पद। वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन से यह भी स्पष्ट कह दिया कि यदि वह ये पद स्वीकार करता है तो वो उसी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से इसे निभाएगा जैसी उसने दारोगा के पद पर निभाई थी। और यदि भविष्य में कभी ऐसी परिस्थिति आई जहां उसे उचित और अनुचित के बीच चुनाव करना पड़े, तो वो सदैव उचित का ही साथ देगा, चाहे इससे स्वयं पंडित अलोपीदीन को भी असुविधा क्यों न हो। पंडित अलोपीदीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो वो गुण है जिसके कारण उन्होंने उसे चुना है और वे उसकी इसी सत्यनिष्ठा के भरोसे अपना संपूर्ण व्यापार सौंपने को तैयार है। अंततः वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जिस ईमानदारी के कारण उसने अपनी सरकारी नौकरी खोई थी, उसी ईमानदारी ने अंततः उसे एक और भी बड़ा तथा सम्मानजनक पद दिलाया। ये घटना इस बात का सजीव प्रमाण बन गई कि सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग भले ही तत्काल कठिनाइयों और हानियों से भरा हुआ प्रतीत हो, परंतु अंततः वो सम्मान और सफलता की ओर ही ले जाता है। वंशीधर के पिता को भी ये देखकर गहरा संतोष हुआ कि उनके पुत्र की ईमानदारी अंततः व्यर्थ नहीं गई, बल्कि उसने उसे एक नई, श्रेष्ठ और अधिक सम्मानजनक पहचान दिलाई। जिस पिता ने कभी अपने पुत्र की सिद्धांतवादिता पर चिंता व्यक्त की थी, वही पिता अब अपने पुत्र के चरित्र पर गर्व अनुभव करने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि जो शिक्षा उन्होंने जीवन भर व्यावहारिकता के नाम पर सीखी थी, उससे कहीं बड़ी शिक्षा उनके पुत्र ने अपने आचरण से पूरे समाज को दी थी। पंडित अलोपीदीन के जीवन में भी ये घटना एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने ये अनुभव किया कि धन और प्रभाव से भी बड़ी शक्ति चरित्र और सत्यनिष्ठा में होती है। उन्होंने वंशीधर को अपने साथ रखकर ये सिद्ध किया कि सच्चा धनवान वही है जो ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करना जानता है तथा जो अपनी भूलों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का साहस रखता है। इस प्रकार नमक का दारोगा कहानी हमें ये गहरी और शाश्वत शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों न आए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। तात्कालिक हानि भले ही कष्टदायक और निराशाजनक प्रतीत हो, परंतु दीर्घकाल में सत्य और न्याय की ही विजय होती है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज को ये गहन संदेश दिया कि व्यक्ति का सच्चा धन उसका चरित्र है और यही चरित्र उसे समाज में सच्चा और स्थायी सम्मान दिलाता है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने रचनाकाल में थी। आज के युग में भी जब चारों ओर स्वार्थ, प्रलोभन और अनुचित लाभ की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, तब वंशीधर जैसा चरित्र हमें ये याद दिलाता है कि सिद्धांतों पर अडिग रहना
कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। यही इस अमर कथा का मूल भाव है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों के हृदय को गहराई से स्पर्श करता आया है और आगे भी करता रहेगा। वंशीधर और पंडित अलोपीदीन का ये संबंध आगे चलकर एक नई मिसाल बन गया। दीवान के पद पर रहते हुए वंशीधर ने पूरे क्षेत्र में ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि व्यापार भी ईमानदारी और नैतिकता के साथ किया जा सकता है, और इससे न केवल व्यापार को स्थिरता मिलती है, बल्कि समाज में भी विश्वास और सम्मान बना रहता है। पंडित अलोपीदीन के व्यापार में भी धीरे धीरे पारदर्शिता आने लगी, और उनके अन्य कर्मचारियों को भी ये प्रेरणा मिली कि सच्चाई से काम करने वाले व्यक्ति को अंततः पहचान और सम्मान अवश्य मिलता है। समाज में भी इस घटना की चर्चा लंबे समय तक होती रही। लोग अपने बच्चों को ये कथा सुनाकर ये शिक्षा देने लगे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सत्य और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कथा धीरे धीरे उस क्षेत्र की लोक स्मृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गई, और मुंशी वंशीधर का नाम ईमानदारी और साहस के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कालजयी रचना के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला एक सशक्त माध्यम भी है। नमक का दारोगा जैसी कहानियां आज भी पाठकों को ये प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने कर्तव्य और अपने सिद्धांतों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य और ईमानदारी की ही विजय होती है। यही इस कहानी का शाश्वत संदेश है, जो प्रत्येक युग में, प्रत्येक पीढ़ी में उतना ही प्रासंगिक और प्रेरक बना रहेगा।